लेटेस्ट खबर जो है ये है कि जब ये हुआ कि जी इसहाक डार साहब को फॉरेन ऑफिस देना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचा कि अब ठीक है हमें भी कुछ थोड़ी बहुत कंसेशन करनी पड़ेगी। वो तो नहीं चाहते थे कि ये जाए वहाँ, वो तो चाहते थे कोई और दे, इधर उधर कॉमर्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अच्छा। तो मगर फिर वो टू लो पोस्ट, तो फिर उन्होंने क्या किया। आज की खबर ये है कि 2 लोग और जी अकोमोडेट किए जाएंगे वहाँ। हाँ, मुलाकात भी की है उन्होंने वज़ीर आज़म से। मुलाकात भी की है जी। वो 2 लोग कौन है आयशा? तारिक फातमी साहब है और जलील अब्बास जिलानी साहब है। अच्छा, अब तारिक फातमी साहब कौन है और जलील अब्बास जिलानी साहब कौन है? तारिक फातमी साहब ओरिजिनली बड़े हार्ड लाइन हॉकिश अच्छा। और नवाज शरीफ के करीबी साथी रहे काफ़ी अरसे से। जी। उनकी एहलिया को नवाज शरीफ साहब ने सीट भी दी हुई थी रिजर्व सीट्स में से, ओके। और बहुत करीब थे वो नवाज शरीफ साहब के। मगर उनकी रेपुटेशन ये थी कि वो नवाज शरीफ साहब की फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाना चाहते। तो वो एक स्टेज ऐसी आई जबकि नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज किया, आपको याद होगा, जिहादी ग्रुप्स के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वो डॉन लीग्स जी उसमें ये ऑलमोस्ट मारे गए। जी, बली चढ़ी। वो लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इन्होंने लिखी होगी या परवेज रशीद ने की होगी, साहब का नाम और तो इनका नाम तब हमें पता चला कि हॉकिश ट्रेंड कि ये तो फॉरेन ऑफिस जो है ना उसकी मलकियत इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा। वहाँ कोई आज़ाद थिंकिंग नहीं हो सकती, और जो लोग वहाँ समझते हैं कि वो आज़ाद थिंकिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इस किस्म की आज़ाद थिंकिंग करते हैं। उनको कहा जाता है ये नहीं होना, ये नहीं होना, ये नहीं, आपने क्या, आप ये कंसीड नहीं कर सकते, ये नहीं कंसीड कर सकते। भाई इन पैरामीटर्स के अंदर, इन इस गोल दायरे के अंदर आप टैक्टिकली जो हैं अगर कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो ले लें, अदरवाइज़ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उनके पास ख़ास स्कोप नहीं होती डिप्लोमेट्स के पास, तो वो यस सर ही होता है और वो छोटी मोटी इधर उधर की बातें होती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जलील अब्बास साहब को साथ लगा दिया। अब जलील अब्बास साहब का भी हमने कल जिक्र किया था या परसों किया था या पिछले दफ़ा कि ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बने, और ये बनने जा रहे थे तो फिर आखिरी वक्त पे इनको नहीं। मेरा ख्याल है उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच थी कि इनको फॉरेन ऑफिस में ही हम रखेंगे। जिलानी साहब जो हैं बहुत ही नहायत तफीस शख्स, शरीफ आदमी, हाईली इंटेलिजेंट, बट 110% एस्टेब्लिशमेंट मैन। ठीक, वो नवाज शरीफ के आदमी नहीं है, शहबाज शरीफ के आदमी नहीं है, ये रिपोर्ट्स टू दी एस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि फ्रैंकली 90% ऑफ पीपल इन दी फॉरेन ऑफिस दे रिपोर्ट टू दी एस्टेब्लिशमेंट। होता ही है कि कोई डिप्लोमेट बाहर गया होता है ना, तो बाहर से घर आता है फिर छुट्टी, सबसे पहले वो DGISI के पास जाके ब्रीफिंग देता है, फिर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देता है। तो हमारा फॉरेन ऑफिस इज पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स नेटवर्क। तो कोई बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है ना, जी। तो फिर ये तो होगा। और सब प्राइम मिनिस्टर को ये बात का पता है। नवाज शरीफ साहब को शायद नहीं पता था, या उनको पता था, उन्होंने कहा थोड़ी देर लैंड दी, अगर समझ आ गई कि ये भी नहीं आप ले सकते। यहाँ तक कि वो मोदी साहब को मिलने जाना चाह रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट कहा था कि मत जाए, इन्होंने आंखें निकाली कि नहीं मैं जाऊँगा, तो फिर छुट्टी होगी ना उसके बाद। तो बात यह है कि समझ आ गई लोगों को। तो फिर अब जलील अब्बास जिलानी साहब को तो रखा गया है कि अगर डार साहब इधर उधर होने की कोशिश करें तो तुम जरा टाइट कर। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर तो इतना नहीं है, इतना ये है कि जरा उन्हें संभाल के रखना। अच्छा। डोंट लेट हिम गेट कैरिड अवे, साथ साथ टिकना, और अगर कोई गड़बड़ करे तो आप ठीक कर देना। अच्छा। और तारिक फातमी साहब जो हैं वो कंसेशन है टू नवाज शरीफ साहब। और ये भी मैं बता दूं कि तारिक फातमी साहब भी नहायत शरीफ आदमी, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, वेरी इंटेलिजेंट, लाइक जलील अब्बास जिलानी साहब, ये बड़े पाए के लोग हैं। अच्छा। और फ़र्क ये था कि एक जो था वो थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट था और एक जो है टोटली इस्टेब्लिशमेंट। अब वो जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे वो उनको भी समझ आ गई है, और उनको जैसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्लास उनको उनकी ले ली गई थी, तो उनको भी समझ आ गई है। अब वो उस किस्म की बातें नहीं करते, अब वो बिल्कुल लाइन में चलते हैं। तो इसलिए कंसेशन देना उनको वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जलील अब्बास विल बी एबल टू डील विद बोथ फातमी साहब एंड डार साहब। फातमी साहब के तो कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, आजकल तो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपने वहाँ मोरे सेट कर दिए। तो आप इनपुट पूरे से, तो ये 3 इनपुट ही है ना, एक स्पेशल असिस्टेंट होगा, एक ये होगा, एक एडवाइज़र है, 3 ये हो गए। राना सनाउल्लाह का एक्सक्लूड कर दिया गया, मोहसिन नकवी इंक्लूड हो गए, ये हो गया। तो अब आगे क्या है? आगे आप बताएं, कोई और पूछना चाहते हैं किसी के बारे में? अच्छा, इससे रिलेटेड लोग तो ये पूछ रहे हैं कि मोहसिन साहब के पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी कौन सी है कि ओहदे खुद चल चल के उनके पास आ रहे हैं, लेकिन वो आपने अपने तज्जिए में उसका जवाब दे दिया। अब मेरा ख्याल है हम आते हैं ज़रा बड़े मामलात की तरफ। आप जैसे और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मगर अभी मेरा ख्याल है थोड़ी सी इंतज़ार करते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हो जाएँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कौन मिनिस्ट्री में कौन लगा और क्यों लगा,
और उसके पीछे कौन है और सामने कौन है, आई विल टेल यू। अभी फाइनेंस की बात हो रही थी ना, तो फाइनेंस टीम भी जो बन रही है उसके अंदर भी टोटल 100% एस्टैब्लिशमेंट। बट इट इज सेड, सदिक मलिक साहब ने एक्चुअली कहा कि उसमें इनपुट इसहाक डार साहब की भी है, उनकी मुशावरत से मुआशी टीम तशकील दी जा रही है। इज इट सो? यही कहना पड़ता है ना, और क्या अच्छा, कहें? ये कहना पड़ता है ठीक है, मजबूरी का नाम, शुक्रिया, खुदा दा खौफ करो। अच्छा ठीक है। और बहरहाल डार साहब बोलेंगे, डार साहब जहाँ भी बैठे होंगे वो अपना तजिया देंगे। जैसे मिफ्ता को उन्होंने, मिफ्ता इस्माइल साहब को नहीं बख्शा था, इस तरह से क्या यहाँ पर भी ऐसे ही तबसरे करेंगे? बेला समझ आ गई है परहेज कि करना पड़ेगा। ये जो फ्रंट फुट पे वो चौके छिक्के मार रहे थे पहले, कि वो तो अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो चौका छिक्का नहीं मारेंगे, और वो उनको स्टंप कर दिया जाएगा अगर उन्होंने कोशिश की। हालांकि वो क्रीज में ही होंगे मगर उनको स्टंप कर दिया जाएगा और अंपायर जो है वो हैंड्स अप कर देगा। तो सबको समझ आ गई है कि गेम क्या है और क्या। आप और मुझे शायद अभी रेड लाइंस की समझ नहीं आई, हम भी बड़े ख्याल से चलना पड़ता है हमें, तो उनको तो सबको समझ आ गई है। जो हुआ है यहाँ इस मुल्क में ये पिछले महीने में वो सबको अब समझ आ गई है कि ये जो इरादे हैं इस वक्त वो ये हैं, यही हैं कि रहने दो, हमारा दस्ते शफ़क़त रहेगा। हमारा दस्ते शफ़क़त क्या, अगर आप मुझे एक इजाज़त दें एक बात करने की, ये हम हाइब्रिड प्लस बातें करते हैं ना, ये क्या है ये हाइब्रिड प्लस? इमरान खान को हम हाइब्रिड कहते थे जी, हाइब्रिड रिजीम कहलाती थी, हाइब्रिड रिजीम कहते थे ना। फिर उसके बाद हमने जो पीडीएम आई उसको हाइब्रिड प्लस कर दिया, नाम दे दिया। अब मैं कहता हूँ ये पीडीएम प्लस है, मैं ही कहता हूँ, मैंने डबल प्लस कर दिया उनको। क्यों मैं ये कहता हूँ? क्यों? देखिए, ये रजीम इज़ नॉट मार्शल लॉ, बट आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ की रजीम आई थी तो वो शुरू में मार्शल लॉ थी, बाद में वो नहीं रही, मगर वो खुद रहे वो यूनिफॉर्म पहन के। तो मेरा ये ख्याल है, इसीलिए मैं इसको कहता हूँ ये हाइब्रिड प्लस है। इट इज़ नॉट मार्शल लॉ इन रियलिटी, बट बिहाइंड इट सेंटिमेंट वही है कि हमने ये काम करना है और आप सियासतदानों को गड़बड़ नहीं करने देंगे। इस्तीफ़ा आर्मी चीफ जो है वो कैबिनेट के नहीं बैठेंगे, वो SIFC में बैठ रहे हैं। SIFC जो है उसका खैर मकदम तो सभी ने कर लिया है, और वो इट इज़ अ सुपरा कैबिनेट बॉडी। ओके, सुपरा कैबिनेट, वो असली जो कोर इश्यूज है ना, बात तो ये है कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एक्चुअली एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड है। इसका नाम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, उसका नाम SIFC है, मगर है वो एक्चुअली डिफेक्टो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां आर्मी चीफ खुद आके बैठ जाए, मॉनिटर करेंगे ना एवरीथिंग। आर्मी चीफ इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आर्मी चीफ इज नॉट समबडी जो कि इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। इन्वेस्टमेंट लेके लाने वाले तो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जिनको जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है इकोनॉमी क्या है। आर्मी डजंट नो व्हाट इकोनॉमी, उनको मोटी बात का ये पता है कि इस वक्त ये चीज़ें फॉलो करनी है ताकि इकोनॉमी जो है, उनको जो ब्रीफिंग्स मिली हैं फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एक्सपर्ट्स, और उन्होंने कहा जी बस कर दो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रियल इंटरवेंशन जो है, इसीलिए मैंने इसको हाइब्रिड प्लस कहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये दिस इज़ नॉट अ मार्शल लॉ रेजीम, बट दिस इज़ एज क्लोज टू अ मार्शल लॉ रेजीम जो हमने देखा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी ऐसी बात की गई है। और आप देखें कि खुशाइन बात, दो बातें जाते जाते कह दूँ। एक ये कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, पहले 8 साल सारे मीडिया ने उनको वेलकम किया, उनकी हुकूमत हाईली एफिशिएंट, शौकत अजीज़ ने अच्छी कार्रवाई की, और भी जो लोग आए, और जिस तरीके से मईशत को उठाया, और 6% 5% ग्रोथ रेट हुए। सो कोई इतराज़ नहीं था, स्टेबिलिटी थी। 7 साल स्टेबिलिटी रही, टिल 2007 तो स्टेबिलिटी थी, और हर चीज़ चल रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोशिश है कि ये भी वैसे ही हो। फ़र्क क्या होगा, उस ज़माने में कोई ऑपोजिशन एज सच नहीं थी, सिर्फ एक नवाज शरीफ था, बाकी सारे जो थे वो मिल गए थे। अभी भी सूरत ऐसी है कि अभी इमरान खान नहीं है, बाकी सारे मिल गए। यहाँ तक तो एक सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आती हैं। फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब को 10 साल बाहर रहना पड़ा जी, क्या इमरान खान साहब को 10 साल जेल में रखेंगे? अभी ये सवाल ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ। उस वक्त तो क्लोज हो गया था, क्योंकि एग्रीमेंट हो गई थी कि आप जाएंगे, और आप मान गए थे, लेकिन और मोहतरमा को भी बाहर निकाल दिया था, वो भी 10 साल बाहर रही, 7-8 साल बाहर रही। अभी ये सारा सवाल ओपन है, ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये स्टेबिलिटी ले आते हैं और सियासी तौर पर स्टेबिलिटी आ जाती है, और मईशत जो है वो IMF प्रोग्राम के ऊपर शुरू हो जाती है, तो फिर तो ये कामयाब हो जाएंगे। मगर अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ चर्चा होगा, फिर यहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, फिर क्रैकडाउन्स होंगे, ठीक है,
फिर मोहसिन नकवी हरकत पे आ जाएगा फिर तो मैं और अभी मरियम ने भी कह दिया कि अगर गड़बड़ किसी ने की तो हम क्रैक डाउन करेंगे। तो मतलब एवरीबडी इज़ अलाइंड। ओके तो अगर तो ये स्टेबिलिटी आ जाती है और पीटीआई जैसे लोग और आप जैसी खवातीन गड़बड़ नहीं करती तो फिर कोई इशू नहीं है, ये चल पड़ेगा मामला। और यही जो पैगाम मिला है अभी आपकी कोर कमांडर्स मीटिंग से, यही आपको पैगाम मिला है। तो दुआ मांगे कि ये चल पड़े सिलसिला और स्टेबिलिटी आ जाए, मईशत चल पड़े एक वक्त। क्योंकि ये जो सियासतदानों ने एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा आपको शो किया है कि ये लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और सफ़र जो करते हैं गरीब लोग सफ़र करते हैं, मईशत नहीं चलती। सो आई थिंक ये सोच के ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया है। लड़ाई को भी वो जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, लेकिन देयर शुड बी सम रेड लाइन फॉर दे कहाँ तक आप अपने सियासी झगड़ों को लेकर जा सकते हैं जहाँ से रियासती मफाद, मुल्की मफाद मुतासर ना हो।